नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनोज महेश्वर और स्वागत है आपका हमारी शो में। का नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार। और आज के हमारी शो में हमारे गेस्ट हैं, हमारे बहुत चहेते, हमारे बहुत खास डायरेक्टर ऑफ आवर फिल्म टुडेज लास्ट नाइट, जो एमएफआई के लिए एक बहुत बड़ी फिल्म है, जिसको हम लोगों ने करीब करीब पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मल्टीप्लेक्सेस हैं, सिंगल स्क्रीन है, वहाँ रिलीज़ किया था फिल्म को। और इस फिल्म के डायरेक्टर सनी कपूर जी हमारे साथ है। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, हमारे शो में आप आए। और सनी कपूर जी एज ए डायरेक्टर, एज ए एक्टर, एज ए राइटर, जितना भी कहो कम है। और सनी कपूर जी ने बहुत सारी फिल्मों को डायरेक्ट किया है। और बाय चांस और बाय लक कह लीजिए, सनी कपूर जी ने हमारे एमएफआई के एक्टर्स को लेके बनाई फिल्म टुडेज लास्ट नाइट। और इस फिल्म को आप सर्च कीजिए, आज देखिए फिल्म को। और ये फिल्म बूम फिल्म थी उस समय जब रिलीज़ किया था हमने। और इस फिल्म का राइटर एज एन एक्टर सनी कपूर जी ने सारे अपकमिंग एक्टर्स से बहुत ही मेहनत से काम करवाया था। तो आज हम बात करेंगे अपने इस फिल्म के बारे में और सनी जी के बारे में। थैंक यू सो मच सनी जी, एंड वेलकम वंस अगेन इन द शो। इसका नाम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार। इस शो के बारे में बताएंगे हम आपको, उसके पहले आपसे मुलाकात। थैंक यू बस। सनी जी ये बताइए कि पहले तो ये है कि टुडेज लास्ट नाइट की शूटिंग के दौरान की कुछ ऐसी यादगार लम्हे जो आपको इस समय याद आ रहा हो। बहुत सारे ऐसे लम्हे हुए जब भूल ही नहीं पाते हम लोग, क्योंकि इसका पूरा आउटडोर था और आउटडोर में किस्से तो बनते ही नहीं। नई नई कहानी हो जाती है, कुछ हादसे भी हो जाते हैं। हमारे जो हीरो थे उसको तो चोट भी लग गई थी एक सीन में, मितेश को। तो एक्शन फिल्म थी, तो एक्शन करते समय चोट लग गई। काफ़ी जुड़े हुए हैं हादसे। और सबसे जो दुखद हादसा था हमारी लाइफ का वो था हमारी जो फिल्म के विलन है, हाँ, जो अंकुश मोहिते जी, अंकुश मोहिते फिल्म जी। के मेन विलेन। हाँ, वो जब उनका एक ख्वाहिश थी, हमेशा उन्होंने सेकंड विलन या थर्ड विलन किया था, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो मेन विलन कभी स्क्रीन पर आए। तो इस फिल्म में वो मेन विलन थी। लेकिन एक इत्तेफाक था कि वो अपनी इस फिल्म को देख नहीं पाए। इस फिल्म की पूरी शूटिंग करने के बाद डबिंग भी एक दिन की नहीं कर पाए थे, बाकी सब कर दी थी उन्होंने डबिंग। और उसके पहले उनका इंतकाल हो गया। तो वो एक हमेशा जब भी याद आती है बात अंकुश मोहिते जी की, कि हमारे साथ अच्छा खासा खेलते खेलते यस यस। और शूटिंग के बाद में अंकुश मोहिते जी ने हमारे एक्टिंग क्लास में भी कई बार आए कई थे, बार क्लास में एक्टिंग ट्रेनिंग देने के लिए, मास्टर क्लास के लिए। और ये सब कुछ आपके वजह से ही हुआ था, क्योंकि सनी कपूर जी बिलीव करते हैं नए नए टैलेंट को काम देने में और उनसे काम निकलवाने में। खास करके ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में सेकेंड या पैरेलल में आते रहे हैं, जिसको सनी जी ने लीड में मौका दिया, उनको प्रोजेक्ट किया, प्रमोट किया। और उनमें से एक अंकुश मोहिते जी थे। और अंकुश जी हमारे बीच नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आज हम फिर से एक बार उनको याद कर रहे हैं। और अंकुश जी के किए हुए रोल को आप देखिए ज़रूर, उन्होंने बहुत बखूबी से काम किया है। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि सनी कपूर जी का अपना एक माइंड सेट था अपने उस रोल को लेकर के, जो अंकुश मोहिते जी ने पर्दे पे दिखाया है, बखूबी उतारा उन्होंने उतारा है। उन्होंने बहुत मेहनत भी की थी इसके लिए, अपना गेटअप बनाया, घर पे पहले स्क्रिप्ट पढ़ी, बहुत मेहनत किया था, बहुत मेहनत जो जो आपने उन्हें बताया। हाँ, बहुत खूबसूरती से उन्होंने ये काम किया था। और हमारे जो बाकी कलाकार थे एमएफआई के, वो सब नए थे। तकरीबन 40 एक्टर थे जो नए थे और पहली बार कर कुछ रहे थे। कोलकाता से आए थे, हाँ, कुछ पटना कलकत्ता से आए थे, मुंबई के थे, कहाँ कहाँ से आए थे। और उन सब वो सब जो कलाकार थे उस समय शूटिंग किए थे, वो सब चेहरे इनके लिए नए थे। नए थे मेरे लिए। लेकिन सनी कपूर जी ने उन सभी कलाकारों से ऐसे काम निकलवाया जैसे कि वो कलाकार भी किसी स्टार से कम नहीं है। और इसीलिए सनी जी हमारे लिए खास है। तो थैंक यू वन सेकेंड सनी जी। और उनमें से और उनके जो गाने थे, सॉन्ग थे, हाँ, वो सॉन्ग भी चर्चा में रहा। रवि जी ने म्यूज़िक दिया था और बहुत शानदार म्यूज़िक था। बहुत दिल को छू देने वाला म्यूज़िक था उस फिल्म में। अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो आप आज ही यूट्यूब पर ओम झा देखिएगा जी। फिल्म। ओम झा जी, सॉरी, ओम झा जी ने म्यूज़िक किया था और बहुत बेहतरीन म्यूज़िक था, बिल्कुल हटके था। गाने बहुत खूबसूरत बने थे। और जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे गाने का, तभी हमें समझ में आ गया था कि ये गाने बहुत लोग पसंद करेंगे, क्योंकि शूट भी बहुत अच्छे हुए थे, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा था, धुन भी बहुत अच्छी थी।
और वाकई में वही हुआ, जब लोग गाने देखते थे तो कोई, हम लोगों ने जब फिल्म थिएटर में देखी पब्लिक के साथ, तो कोई भी गाने में उठकर बाथरूम नहीं गया, सब लोग हाँ बिल्कुल देखते बिल्कुल। रहे, गाने जुड़ गए थे उस फिल्म से। और हमने सर इस फिल्म को लेकर के बहुत मेहनत करी और मल्टीप्लेक्सेस में और बहुत सारे सिनेमा घरों में, Right. क्योंकि स्टारकास्ट फिल्म में बड़ा कोई था नहीं, हाँ, थोड़ा स्ट्रगल हुआ, लेकिन इस फिल्म की स्टोरी, इस फिल्म का प्रेजेंटेशन, डायरेक्शन, राइटिंग, सॉन्ग की वजह से हमने फिल्म को पूरे इंडिया में रिलीज़ किया और आज फिल्म यूट्यूब पे भी है। ये वीडियो देखने के बाद आप जाइए हमारे लिंक पे, मैं लिंक डालूंगा हमारे इस कॉलम में, और आप देखिए फिल्म टुडेज लास्ट नाइट। और सर बताइए, इस फिल्म के अलावा आज आप बहुत सारा शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं, बहुत सारी सीरीज़ कर रहे हैं, तो सर मेरा एक सवाल ये होता है खास करके आप जैसे डायरेक्टर से, क्योंकि आप बॉलीवुड के एक बहुत ही चहीते और नामचीन डायरेक्टर हैं, तो मेरा एक सवाल ये है सर कि आपके विज़न में सिनेमा है क्या? देखिए, सिनेमा तो हमेशा से एक समाज का आईना रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें सिनेमा से ही सीखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो सिनेमा में उन्होंने देखा और अपनी ज़िंदगी में ढाल लिया। तो हमेशा सिनेमा को समाज का आईना समझ के ही बनाना चाहिए, एक अच्छा मैसेज देना चाहिए, ताकि, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो तो कच्चे होते हैं दिमाग के, हाँ हाँ छोटा दिमाग होता है बच्चों का, वो जो देख लेते हैं वही वो सच मान लेते हैं। तो फिल्म में अगर कोई गलती हो जाए, गलत चीज़ हम दिखा दें और बच्चों के दिमाग पे असर हो जाए, तो बहुत बड़ा होकर उनके दिमाग पे वो बहुत असर कर जाता है। इसलिए हमेशा फिल्म ऐसी बनानी चाहिए जो आपको कुछ सीखने को मिले, सिखाएं आप लोगों को, अच्छे मैसेज दें समाज में, क्योंकि समाज से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग जो भी फिल्म बनाते हैं वो सब समाज से देख सर, के ही जिम्मेदारी है आप लोगों की, खास करके बहुत हम बड़ी जैसे बहुत फिल्म बड़ी मेकर्स की, कि हम जो प्रेजेंट करते हैं ऑडियंस मान लेते हैं, मान लेते उतार लेते हैं जीवन में। राइट, वो इसलिए बहुत जिम्मेदारी का काम है कि हम मैं क्या कई दे रहे फिल्में देखता हूँ कि आजकल उल जुलूल बनाने लगे हैं, गलत मैसेज दे रहे हैं। इस तरह की फिल्में नहीं बनना चाहिए। आप जो समाज में बच्चों को या बड़ों को या जो भी देख रहे हैं उनको सीखने को, अच्छी चीज़ सीखने को मिले, वो हमें बनाना चाहिए हमेशा से। लेकिन अब लोग हैं, कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो कुछ भी बना रहे हैं, जिसका सर पैर नहीं होता, गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए फिल्मों में। हमेशा मैसेज दीजिए समाज के, अपने जो हमारे समाज के कायदे कानून है उसके दायरे में रह के फिल्म बनाएंगे तो फिल्म भी चलेगी और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आजकल क्या है सर कि हम भी देखते हैं, आप भी देखते हैं कि ओटीटी पे खास करके, हाँ ओटीटी आने के बाद अच्छी फिल्में भी आ रही है, नो डाउट। हाँ हम जैसे प्रोड्यूसर्स को और आप जैसे डायरेक्टर्स को, जो फिल्में जो हम लोग जो बनाते हैं फिल्में नए कलाकारों को ले करके, जब सिनेमा हॉल में रिलीज़ करने में दिक्कतें होती थी, हाँ। अब ओटीटी आने के बाद में OTT, रिलीजिंग इजी हो गया है। लेकिन मेरा सवाल ये है सर कि ओटीटी पे सेंसर बोर्ड का शायद अभी लागू नहीं है। हाँ, अभी लागू नहीं है। लागू नहीं है, होना जिसकी वजह चाहिए से बहुत सारे फिल्मों में जो मन सो सीन जो है डायरेक्टर्स वो ऐड करते हैं, दिखाते हैं। तो आप क्या बता चाहते हैं कि ये ज़रूरी है होना? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। लोगों का पता नहीं, एक अजीब सी धारणा हो गई कि हम लोग ज़्यादा सेक्स डालेंगे तो पिक्चर चलेगी। ऐसा नहीं है। कितनी फिल्में हैं जिसमें सेक्स नहीं है लेकिन फिल्में चली, और कितनी फिल्में ऐसी हैं जिसमें भरपूर सेक्स है लेकिन नहीं चली। तो ये गलत धारणा है कि एक्सपोज ज़्यादा करेंगे हम लोग, सेक्स ज़्यादा दिखाएंगे, गालियाँ बकेंगे। मैंने तो आज तक इतनी फिल्में करी, कभी गाली भी नहीं बकी, ना डबल मीनिंग वर्ड होते, डायलॉग होते मेरी फिल्म में, साफ सुथरे डायलॉग होते हैं। तो ये गलत धारणा है कि एक्सपोज करेंगे तो पिक्चर चलेगी। सेंसर बोर्ड होना चाहिए बहुत ओटीटी के लिए, बहुत ज़रूरी है सेंसर बोर्ड होना, क्योंकि इस तरह अगर मनमानी, अभी शुरुआत है, अगर सेंसर बोर्ड नहीं आया तो ये मनमानी बहुत बढ़ जाएगी और हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनको बहुत गलत मैसेज जाएगा और वही मान लेंगे उस सिनेमा को, मान लेंगे वही। वो आज सोचेंगे से ऐसे ही 5 होता साल के बाद हमारी Yes, जो आने वाली जनरेशन है है। हाँ वो उसी को मान लेंगे सिनेमा को। राइट। तो थैंक यू सर, आपका जवाब बड़ा अच्छा मैं लगा। बताऊँ, अपनी जो फिल्म थी टुडेज लास्ट नाइट, उस फिल्म के आप डायलॉग देखिएगा, आप फिल्म यूट्यूब पे देखिएगा, उसके डायलॉग देखिएगा, देशभक्ति के डायलॉग, एक अच्छे मैसेज देने वाले डायलॉग थे। हम लोगों ने जब ये फिल्म की थी तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ मुझे स्क्रीन प्ले और डायलॉग लगते थे। इसके जो डायलॉग थे वो कमाल थे, आपके दिल को छू जाते। कहीं भी ऐसी वल्गरिटी नहीं थी, कभी किसी को हम लोगों ने, जैसे होता है ना डबल मीनिंग, वो नहीं लेकिन रखा। सर क्या है, मैंने जब इस फिल्म का क्लाइमैक्स देखा टुडेज लास्ट नाइट का, सच कहिए तो उस समय और भी लोग थे, हम जब प्रीमियर कर रहे थे
तो इस फिल्म में जो फिल्म की हीरोइन है वो मर जाती है, सभी मर जाते हैं। हाँ। हीरो भी मर जाता है, खास करके हाँ। विलन भी मर तो जाता है। सबको मार देने के बाद तो हमें ये डाउट था कि पता नहीं फिल्म को लोग चॉइस करेंगे या पसंद करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन ये होता है डायरेक्टर का विज़न, हाँ क्योंकि सनी कपूर जी का अपना विज़न था सिनेमा को लेकर के। तो नहीं, वो फिल्म में हीरोइन मरती नहीं, वो शहीद होती है। उसके हाँ, लिए वही शहीद वही वर्ड अच्छा वही है, वही शहीद, क्योंकि हाँ वो बिल्कुल। देश के लिए शहीद होती है। हाँ, तो शहीद और होती है। आपको छोटा सा आइडिया बता दो, इस फिल्म का एक आइडिया है कि एक चीफ मिनिस्टर की बेटी का किडनैप हो जाता है और चीफ मिनिस्टर मेरा सवाल था ये कि सामने- कहानी क्या था? जहाँ सामने झुकता नहीं है, जबकि अक्सर होता है ना कि झुक जाते हैं या कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वो चीफ मिनिस्टर अपनी बेटी की कुर्बानी देने को तैयार है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं है आतंकवादियों के साथ। ये इसका थीम था। और उसमें बेटी भी उनसे 11 ही निकलती है, 10 11, ये 10 होते हैं तो वो 11 होती है। हाँ। बेटी खुद अपने आप को आतंकवादी को मारते मारते मर जाती है। हाँ, तो ये कमाल का और था कि- ह्यूमन बॉम्ब बनके हाँ जो सनी जी ने आतंकवादी दिखाया को- है इस फिल्म में, आप देखिएगा कि ह्यूमन बॉम्ब बनके, और जो डायलॉग भी बोलती है लास्ट में, जो डायलॉग्स है हाँ। टुडेज लास्ट नाइट का, राइट। कि तुम आतंकवादी ही देश के लिए नहीं। हाँ, नहीं, वो डायलॉग था कि तुम आतंकवादी क्या समझते हो कि तुम लोग अपने शरीर पे बम डाल के मर सकते हो, हम लोग भी देश के लिए जाने सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम देश को बर्बाद करने के लिए मरते हो, हम देश और को हम देश के लिए बचाने के लिए। और उसके बाद वो विलन को क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो पूरा सीन जो है ना, आज टुडेज लास्ट नाइट का पूरा सीन, थैंक यू सो मच सर। तो इस इतना तरह- प्यारा फिल्म बनाने के लिए, और वो कहानी, और सबसे बड़ी बात सर, जो मेरा विज़न, और यही एक खास बात है हमारे और सनी कपूर जी में, कि हमारा विज़न जो रहता है, जो था उस समय भी आज भी है, इन्होंने भी पूरा किया। और बिल्कुल नए एक्टर्स को लेकर के फीचर फिल्म प्लान करना ये बहुत चैलेंजिंग होता है, जबकि सनी कपूर जी ने बहुत सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टरों से काम किया है, रवि किशन, राजू श्रेष्ठ जी, और तमाम अविनाश पदावन, राजपाल यादव, इन सब वर्षा के साथ काम कर किया है। श्रॉफ, जैकी श्रॉफ जी के साथ काम किया है, जैकी श्रॉफ, राजपाल यादव, काफी लोगों के साथ किया। काफी लोग। सीरियल मेरी बहुत हिट थी, चंद्रकांता, आप लोगों ने देखी होगी। चंद्रकांता के बहुत, चंद्रमुखी, ब्लैक, काला, रामायण, तो काफी, बजरंगबली। तो इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करने की, सर ये बताइए, सच्चे बताइए, ये एक सवाल पर्सनल है, इस यूट्यूब के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए, जब मैंने आपको ये फिल्म मतलब अप्रोच किया कि मुझे एक फिल्म बनानी है, हाँ, और ये मेरे एक्टर्स फिल्म में काम करेंगे, तो आपने फट से हाँ कर दिया? आपको लगा नहीं कि आपने इतने बड़े बड़े स्टार की फिल्म बनाई है और अचानक से नए लोग सब साथ में आएंगे तो फिल्म कहीं चल ना पाए या बन ना पाए ढंग से? नहीं, उस समय जिस समय आपने मुझे बताया था तो मेरे पास ये सब्जेक्ट काफ़ी दिनों से दिमाग में घूम रहा था, और इसमें मार्केट के एक्टर की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जिस तरह की कहानी थी वो आपने कहानी उस तरह की चूज की उसकी, हाँ, कि कहानी स्टार रहे, कहानी स्टार। और आप देखिए, आप लोगों ने जब फिल्म नहीं देखी तो देखिएगा, आपको कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग आपको पूरी फिल्म में बांध के रखेंगे। और ऊपर से जो नए लोग थे उनको हम लोग अपनी तरफ से मोल्ड कर खास करके मितेश की हाँ, पहली फिल्म थी, मितेश की पहली फिल्म थी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें एक नेगेटिव कैरेक्टर था, एंटी कैरेक्टर था, और उसके लिए हम लोग कास्टिंग कर रहे थे। बाद में सनी कपूर जी ने मुझे उस रोल के लिए भी उन्होंने इन्हें तो पता मना लिया, मुझे पता भी नहीं था, उन्होंने रोल लिख दिया, अच्छा। ये रोल करेंगे मनोज महेश्वर, और मुझे करना पड़ा। आप देखिएगा वो सीन किस तरह से मैं हीरोइन को जो है किडनैप करवाता हूँ और फिर बाद में वो मुझे मार देती है, वो कहानी का हिस्सा है। बट सनी कपूर जी ने मुझे भी डाल दिया फिल्म में। वो भी बड़ा अच्छा सीन था कि ये हीरो है, हीरोइन जो है मुख्यमंत्री की बेटी है, और इन्होंने हीरो होते हुए उसका किडनैप किया, बाद में पता लगता है ये विलन नेगेटिव है, और वो समय अपने प्यार को ही गोली मार देती, इनको ही गोली मार देती, देश के लिए। देश मेरा पहले है, मेरा प्यार बाद में। तो वो भी एक बहुत बढ़िया सीन था, इमोशनल सीन था। और हम लोगों ने जो शूट किया था वो बोरी विरार में अच्छा लगा। उस समय शूट करते समय लगा था कि यार ये सीन बहुत अच्छा जाएगा, जिस समय अपने बॉयफ्रेंड को अपने देश के लिए गोली मारना, तो आप देखिए आप हीरोइन का करेक्टर कहाँ उठ गया। हाँ। तो बहुत अच्छा ये होता है गहराई, और जब ये डायरेक्टर इतनी गहराई से सीन को सोचता है, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, कैमरा शॉट्स, कैमरा एंगल, तो ही फिल्म जा कर के एक बनती है बड़े लेवल की, जिसको हम सिनेमा के पर्दे पे देखते हैं उस लेवल पे। तो ये बहुत बड़ी बात है सर। और कहीं ना कहीं टुडेज लास्ट नाइट को मैंने प्रोड्यूस ज़रूर किया है, लेकिन एज अ डायरेक्टर इस फिल्म के पूरे कमान संभाला है सनी कपूर जी ने।
और सबसे खास बात मैं बार बार कहता हूँ उनको थैंक्स, क्योंकि उन्होंने हमारे अपकमिंग MFI अचीवर्स को लेकर फिल्म बनाई। और मेरे लिए भी ये बड़ी बात थी उस समय मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी हिम्मत की थी। मैंने उसके पहले काम बहुत किया था, लेकिन एक सिनेमा के लिए फिल्म बना हिंदी में। हिंदी, हाँ। इसके पहले हमने भोजपुरी में रीजनल में काफ़ी काम किया था, हाँ, लेकिन हिंदी में मेरा ये पहला था सिनेमा स्कोप के लिए। तो बहुत ही बढ़िया है सर। अब सर, हाँ, जो कलाकार थे उसमें से हम लोगों ने 40-50 जो यहाँ से एक्टर लिए थे नए, आज काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग उसके बाद मेरी फिल्में भी काम कर चुके हैं, बाहर भी कर रहे हैं और मिलते रहते हैं मुझे। कई बार बोलते रहे, सर मेरी पहली फिल्म टुडेज लास्ट नाइट थी, आपके साथ शुरुआत हुई थी मेरी। काफ़ी तो सर आप ये मानते हैं ना कि MFI में जो हम सिखाते हैं अपने एक्टरों को, उसमें हम लोग मेहनत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और क्या। क्योंकि पहले हमारी होती है उनके लिए जो हमको पॉलिश करते हैं, यहाँ पे हमारी टीम जो है उन्होंने जो यहाँ मेहनत किया है और जिसकी वजह से वो आपके अंडर में, आपके डायरेक्शन में वो काम कर पाए। कैमरा का एंगल, लाइट का एंगल, आपका एंगल, स्क्रीन प्ले, डायलॉग डिलीवरी को समझ पाए। बहुत ज़रूरी होता है सर ट्रेनिंग। देखिए आज पिछले 20 सालों का इतिहास बताता हूँ मैं आपको इंडस्ट्री का। कोई भी एक्टर ऐसा नहीं है जो ट्रेनिंग लेकर नहीं आया हो। सब जितने भी स्टार हैं सब ट्रेनिंग लेकर ही एक्टर बने। हाँ हाँ बिल्कुल। आज अब FTI अक्षय पुणे हो, हाँ, या कहीं से भी, हाँ, मतलब किशोर नमित जी हो, हाँ, अनुपम खेर जी हो, सब जगह से हाँ। एक भी एक्टर ऐसा नहीं है पिछले 20 सालों में जो ऐसे ही आया हो, फोटो दिखाए और एक्टर बन गया। नहीं बनते। आप लोग अगर एक्टर बनना चाहते हो तो आप सबसे पहले ट्रेनिंग लीजिए, एक्टिंग सीखिए, घुड़सवारी सीखिए, फाइट सीखिए, डांस सीखिए, इन्वॉल्वमेंट बढ़ाइए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो फोकस बढ़ाना। आपका जो फिल्म लाइन में फोकस होता है कि आप 24 घंटे इसी को सोचें। मैं यहाँ देखता हूँ नए लड़के लोग आते हैं, एक्टर बनने आते हैं, उन्हें दूसरी फील्ड का सब मालूम होता है। एग्जैक्टली। और अपनी फील्ड का ये नहीं मालूम होता कि किस पिक्चर का कौन सा डायरेक्टर था, किस पिक्चर का कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर था, कौन कैमरामैन था, कब बनी थी, ये नहीं मालूम होता। लेकिन वो ये बता देंगे कि क्रिकेट का कैप्टन फलाना है, फिर इसने इतने छक्के मारे थे। तो अपनी फील्ड में आप पूरा ध्यान रखिए, फोकस बढ़ाइए, सारी चीज़ें सीखिए। बिना सीखे तो आदमी बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। आप देखिए, आपके जो इंसान पैदा होता है तो माँ खाना खिलाना सिखाती है, कपड़े पहनना सिखाती है, बाप चलना सिखाता है। तो चलना भी सीखना पड़ता है, फिर एक्टिंग क्यों नहीं सीखनी पड़ती? कई लोग बोलते हैं कि नहीं कुदरती है, एक्टिंग नहीं सीखने की ज़रूरत, लेकिन सीखना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं तो डायलॉग बोलना सिर्फ एक्टिंग नहीं होता। अगर डायलॉग बोलना एक्टिंग होता तो हर जोक सुनाने वाला एक्टर हो जाता, हर सेल्समैन एक्टर हो जाता, वो हमसे अच्छे डायलॉग बोलते हैं। तो ट्रेनिंग, जब आप ट्रेनिंग में आते हैं तो आपको आपकी रग रग में वो चीज़ें अपने आप भरना शुरू हो जाती है। जब आप कोर्स करते हैं एक्टिंग का, जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो आपके साथ एक्टर है, आपके टीचर है, तो वो पूरा माहौल आपको वो क्रिएट कर देते हैं, आपके रग रग में एक्टिंग बढ़ जाती है। जब आप कैमरे के सामने जाते हो तो अपने आप वो चीज़ें निकलती हैं। अब आपने एक्टिंग का कोर्स ही नहीं किया, आपने अपने फ़ोटो खिंचवाया, और आजकल तो फ़ोटो भी नहीं खिंचवाते, मोबाइल पे खींच के दिखा फोन पे ही फोटो। ये बहुत बुरी बात है। कभी भी किसी के बाद काम मांगने जाए प्रोफेशनल लेवल के, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, प्रोफेशनल आपके पिक्स, प्रोफेशनल ऑडिशन लिंक सब होने चाहिए, हर चीज़ प्रोफेशनल। तो देखा अपकमिंग टैलेंट, मैं तो ये बार बार कहता हूँ कि एक्टिंग की ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों है। लेकिन आज खुद एक डायरेक्टर बता रहे हैं, सनी कपूर जी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लेकर के आते हैं ना तो डायरेक्टर को काम करवाने में आसानी होती है, क्योंकि वहाँ पर सेट पर बहुत से एक्टर होते हैं जो सीख करके आए हैं। और अगर एक आप या दो एक्टर जो है नए हैं, सीखे भी नहीं है, कुछ नहीं, तो वहाँ पर दिक्कतें तो आएंगी ही, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको भी आएंगी जो सीखे हुए हैं, इनको भी आएंगी डायरेक्टर्स को। इसीलिए एक्टिंग करने के पहले एक्टिंग की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और इसीलिए शायद हमारे जो एक्टर्स जो है टुडेज लास्ट नाइट में अच्छे से एक्टिंग कर पाए। इसीलिए कर पाए क्योंकि देखिए आप 3-4 महीने एक्टिंग कोर्स करते हो और सुबह निकलते हो घर से, यहाँ आते हो 4-5 घंटे आप जब एक्टिंग के लोगों के साथ रहते हो, फिल्म एक्टिंग की, तो धीरे धीरे हमारे जहन में आता है, हमारे रगों में आता है, उतरता है, हमारे दिमाग में घुसता है, हमारे दिल में घुसता है। फिर जब आप किसी से बात करते हो ट्रेनिंग के बाद, अगर आपने सही ट्रेनिंग ली और सही ध्यान से आपने पढ़ा है, सब चीज़ों को सीखा, कई लोग तो आते टाइम पास करने, अगर आपने सही सीखा है तो आपके हर चीज़ में वो एक्टिंग होगी, वो चीज़ें समझ आएंगी। जब आपको डायरेक्टर कैमरे के सामने खड़ा करेगा आप यूँ कर देंगे क्योंकि आपकी रगों में घुस चुका है। और अगर आप वैसे ही आए हो घूमने, बहुत सारे लोग आते हैं सर, यहाँ पर मैंने देखा है, टाइम पास करने आते हैं कॉफ़ी हाउस में शाम को, लगता है कि हम 6 महीने में एक्टर बन जाएंगे। हाँ।
तो ये सब गलत फहमी है, ऐसा नहीं होता। सब लोगों ने, आप एक भी एक्टर मुझे 20 साल में बता दीजिए जो बिना ट्रेनिंग के एक्टर बना हो। टाइगर श्रॉफ ने सीखी हुई है, अभिषेक बच्चन ने सीखी, ऋतिक रोशन ने सीखी, अक्षय कुमार ने सीखी है, जितने गोविंदा ने सीखी, चंकी पांडे ने, संजय दत्त, शत्रुघ्न सर, अमिताभ बच्चन, जया बहादुरी, शत्रुघ्न सिन्हा, असरानी, हाँ असरानी तो टीचर, नसरुद्दीन शाह, हाँ एनएसडी, हाँ, अब राजपाल यादव, ये सबने सीखा हुआ है और सीखा है, इसीलिए वो भरपूर तरीके से राइट, हाँ आज टिके भी हुए हैं और अपने आप को हाँ यहाँ पर संभाले हुए हैं, बॉलीवुड में सर्वाइव कर रहे हैं, बल्कि वो टॉप के स्टार हैं और जिसका बैकग्राउंड फिल्मी नहीं है फिर भी वो टिके हुए हैं क्योंकि वो सीखे हुए हैं। और ये भी एक गलत फहमी है लोगों की कि बाहर के लोगों को चांस नहीं मिलता। आप अगर इंडस्ट्री देख लीजिए, जैसे हम लोग अगर इंडस्ट्री को मानते हैं तो 75 से लेकर 1975 से लेकर अभी तक 50 साल की इंडस्ट्री में ज़्यादातर बाहर के। अगर सलमान खान इंडस्ट्री का है तो शाहरुख खान बाहर का है, हाँ। अगर ऋतिक रोशन इंडस्ट्री का तो सुनील शेट्टी बाहर का है। तो ऐसे अक्षय कुमार जी बाहर के हैं, अक्षय कुमार बाहर के, नाना और अजय देवगन की डैडी वो बाहर से आए थे, सब लोग बाहर से ही राज कपूर के डैडी बाहर से आए थे। तो इस जो गलतफहमी में मत रहिए कि बॉलीवुड आपको चांस नहीं देता, आपको चांस देगा। आपके अंदर वो टैलेंट होना चाहिए, आप पहले उस लायक बन जाइए, लायक बनिए, प्रूफ कीजिए तो चांस देगा। मैं दिखाना चाहूंगा हमारे ऑडियंस को नजदीक से, ये हमारा पोस्टर है टुडेज लास्ट नाइट का, ये हमारी फिल्म है। ये हमारे फिल्म का एक फर्स्ट लुक था उस समय, और ये देखिए, और इस फिल्म के हर कण कण में बनने से लेकर रिलीज तक में सनी कपूर जी ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए आपको धन्यवाद है वंस अगेन। और एक आपसे सवाल तो बहुत है, मुझे लगता है कि हम बात करते रहेंगे, 2 घंटा काफ़ी कम पड़ेगा। सही बात। लेकिन देखिए हम लोग आधा घंटा पूरा होने वाला है और सवाल मेरे खत्म ही नहीं हो रहे, और सनी कपूर जी से बात करने के लिए मैं सवालों का लिस्ट लेकर आया हूँ, देखिए। क्योंकि भाई ऐसे ही अपकमिंग एक्टर का इंटरव्यू लेना फिर भी ठीक है, लेकिन एक डायरेक्टर जो कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका इंटरव्यू करना है तो चैलेंज मेरे लिए भी है। और सर एक और सवाल का जवाब दीजिए आप, 2 सवाल है मेरे आखिरी। एक तो ये कि आप खुद इतने स्मार्ट है, हैंडसम है, आपकी इतनी अच्छी वॉइस है और मैंने कई बार देखा भी है आपको फिल्मों में, तो आप रेगुलर काम नहीं करते हैं या आपको लगता है कि डायरेक्शन ही अच्छा है? नहीं, वो एक्चुअली शुरू से राइटिंग और डायरेक्शन ही सोचा था, फिर कभी कभी एक्टिंग भी करी मैंने। जैसे मैंने देखा है सर, मैंने देखा है आपको। कभी कभी कोई अच्छा रोल आ जाता है, छोटा सा होता है तो चल मैं कर लेता हूँ, या कोई एक्टर नहीं मिला उस समय तो मैंने करा। वैसे एक्टिंग का शौक नहीं रहा मुझे कभी, राइटिंग और डायरेक्शन का बहुत शौक था, तो हमेशा मैंने अपना फोकस इधर ही किया। यहाँ ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री में ना बहक जाते लोग आते हैं, और मैं जी कोरियोग्राफर भी हूँ, मैं एक्टर भी हूँ, मैं राइटिंग भी कर लेता हूँ। तो आप अपने बारे में सोच के नहीं आपको करना क्या, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ इंडस्ट्री में जितने लोग भी हैं, अगर लोग कहते हैं कि राकेश रोशन साहब पहले एक्टर थे बाद में डायरेक्टर बने, या महेश मांजरेकर साहब पहले डायरेक्टर थे, तो उन्होंने, राकेश रोशन साहब ने एक्टिंग में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। हाँ, एस्टैब्लिश किया, उसके बाद उन्होंने डायरेक्शन शुरू, साथ में नहीं किया, साथ में ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही उन्होंने शुरुआत कर दी। महेश मांजरेकर ने भी पहले अपने आप को डायरेक्टर साबित किया, उसके बाद एक्टिंग करी। तो पहले से ही अगर आप 2-3 फील्डों में कदम रख के आएंगे तो ना आप इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। बहुत लोग आते हैं, आपके पास भी आए होंगे कि मैं जी कोरियोग्राफर भी हूँ, मैं राइटर भी हूँ, मैंने कहानी भी लिखी हुई है और मैं एक्टिंग भी करता हूँ। तो ये जो है ना, ये आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं है आपका, आपकी सोच ही गलत है ये बिल्कुल। आप एक चीज़ में अपने आप को एस्टेब्लिश करिए और इंडस्ट्री आपको बनाएगी। अगर आप अगर आपके अंदर कई लोग जैसे होता है कि जैसे सुभाष जी साहब थे, वो आए थे एक्टर बनने, लेकिन इंडस्ट्री को दिख गया कि इनके अंदर डायरेक्टर का गुण है, राइटिंग का गुण है, तो इंडस्ट्री ने उन्हें बनाया। और जैसे हमारे सतीश कौल जी थे, वो कैमरामैन का कोर्स करके आए थे, जब यहाँ आए तो लोगों ने बोला नहीं आप एक्टर अच्छे, तो वो एक्टर बन गए। तो यहाँ इंडस्ट्री बनाती है, हम कुछ और सोच के आते कि हम तो यही बनेंगे, तो ये जिद जो होती है वो भी गलत होती है। तो आप अपने आप को इंडस्ट्री पे छोड़ दीजिए। हमारा जो टैलेंट है वो दूसरे देख पाते हैं, हम नहीं देख पाते। हमें तो लगता है हम तो देश को संभाल सकते हैं, हम तो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, हम तो ये भी कर सकते हैं, सब आदमी को लगता है। ये भी एक गलत फहमी है सर। एक छोटी सी सोच लेके आइए, ज़्यादा सोच आपके दिमाग पर होगी तो आप गड़बड़ा जाएंगे। आप आइए, लिमिटेड चीज़ें सोच के आइए। यहाँ आपका इंडस्ट्री में कोई नहीं है, आप अगर कोई रिश्तेदार है भी तो वो भी अपने हिसाब से ही आपको काम देगा, लाखों करोड़ रुपए आपके ऊपर नहीं लगाएगा। तो आप इंडस्ट्री में आइए, कम सोच के आइए कि भाई इंडस्ट्री मुझे क्या देगी, मैं जितना मेरे अंदर टैलेंट है उतना पहचान के मुझे वो जगह दे देगी।
अब सोच लेते हैं लोग कि नहीं जी मैं तो ये करूँगा, मैं तो करण जौहर की पिक्चर करूँगा, मैं तो अमिताभ के साथ मैं ये काम करूँगा ही नहीं, मेरी पसंद ही नहीं है। तो ये भी एक गलत सोच है। हर जितने भी बाहर से आए इंडस्ट्री में, जो स्टार किड तो उनको छोड़ दीजिए, जितने भी बाहर से आए सब जूनियर आर्टिस्ट से शुरुआत हुई। अक्षय कुमार जूनियर आर्टिस्ट थे, शाहिद कपूर जूनियर आर्टिस्ट थे, मिथुन चक्रवर्ती जूनियर आर्टिस्ट, सुशांत सिंह। आपका विजन बड़ा होना चाहिए, एज अ विजन। हाँ, आपको विजन बड़ा होना चाहिए कि मुझे ये एक्टर बनना है। हाँ, अब ये नहीं हो कि एक्टिंग में काम नहीं मिला तो ये बन गए, हाँ, ये नहीं मिला तो वो बन गए। तो विजन क्लियर रखिए कि मुझे बड़ा एक्टर बनना है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से भी हो सकती है। जैकी श्रॉफ भी जूनियर आर्टिस्ट, बहुत सारे लोग। तो शुरुआत करिए आप कैसे भी, आपका टैलेंट इंडस्ट्री पहचान के आपको उस मुकाम तक जरूर पहुँचा। तो बीच में आप गड़बड़ा जाओ खुद कभी कभी होता है, बहुत सारे लोगों को बहुत जल्दी गलतफहमी हो जाती है कि मैं तो स्टार हो गया हूँ, फिर वो एटीट्यूड शुरू हो जाता है। तो वो आपकी अपनी गलती है, उसके लिए आप इंडस्ट्री को गाली नहीं दे सकते। देखिए ये भी एक बड़ी बात कही है सनी कपूर जी ने कि सनी कपूर जी इतने फिल्में करने के बाद, और इस इंटरव्यू के लिए भी सनी कपूर जी बहुत शिद्दत से टाइम मैंने इनसे मांगा, और सनी कपूर जी ने हमारे बातों का सम्मान रख करके, और सनी कपूर जी इस शो के लिए भी आए हैं। तो ये देखिए कि इनमें एटीट्यूड और ईगो ज़ीरो है, और इसीलिए आज सनी कपूर जी हर प्रोड्यूसर्स के पहले चॉइस हैं। तो सर ये कहाँ से लाते हैं, इतना ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ है, कहाँ से लाते हैं ये? वही मैंने बताया ना कि बाहर से आए थे, कुछ ज़्यादा सोचा नहीं था कि मैं तो ये बनूंगा, मैं तो वो अगर उतना मैं सोच लेता और नहीं बन पाता तो शायद फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाता। तो मैंने सोचा जो इंडस्ट्री बना देगी वो बन जाएगी। तो हमेशा अपने परिवार समझ के लोगों को, क्योंकि मैं भी कभी नया था, तो आज भी नए लोग आते हैं तो मैं वैसा ही व्यवहार करता हूँ जैसा मैं चाहता था कि मेरे साथ हो। हालांकि उस समय कई लोगों ने ऐसा गड़बड़ा दी, तो लेकिन हमेशा, क्योंकि वही जो नए लोग आए वही तो कल स्टार बनेंगे। तो इसलिए सबसे जुड़े रहो, कौन आदमी कहाँ आपके काम आ जाए, कौन दुआएं दे दे, कौन आपके सपोर्ट कर दे, कोई कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए हमेशा मिलजुल के रहो। और एक प्रोड्यूसर हमारे ऊपर पैसा लगाता है, एक डायरेक्टर हमें काम देता है, तो कई लोग बहुत नखरे करने लगते, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर पैसा उसने लगाया। आप नखरे करोगे तो आप अपना नुकसान करोगे, तो फिल्म बना ही लेगा वो, आपको नहीं तो दूसरे को लेके बना लेगा। Exactly. तो ये एटीट्यूड कभी नहीं रखना चाहिए कि मेरे को काम मिल गया, मैं तो स्टार हूँ, मैं तो ये। जितने लोगों ने एटीट्यूड दिखाया जिसमें से 90% तो फेल हो गए। इसलिए तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी हुई थी लाइफ। हाँ सर, आपने एक लंबा समय देखा है इंडस्ट्री में। मैंने तो सर ऐसा देखा है कि बहुत, जब मैं नया नया आया था तो हम लोग मडालन में शूटिंग कर रहे थे, और उसका जो मड में, और वहाँ से उस आदमी का खाना, नया हीरो, उसका खाना खार से आता था। खार में एक राजस्थानी होटल है, वहाँ से खाऊंगा और कहीं का खाऊंगा नहीं। उसके बाद वो आदमी कभी दिखा नहीं मुझे। तो मुझे लगा कि यार अगर इस तरह के शुरुआती दौर में ही नखरे हो जाए तो कहाँ से कैरियर बनेगा। तो ये सारी चीज़ें देख ली थी मैंने, इसलिए मैं हमेशा ज़मीन से जुड़ा रहा और हमेशा लोगों के साथ रहा। बड़े हो या छोटे हो, मेरे लिए सब बराबर रहे हैं। कभी मैंने अपना ईगो नहीं दिखाया। मैंने रामायण सीरियल करी, चंद्रकांता सीरियल करी, तब भी मैंने अपना ईगो नहीं दिखाया कि मैं तो जी रामायण सीरियल का डायरेक्टर हूँ, मैं चंद्रकांता। क्योंकि आज मैं हूँ, कल कोई होगा, कोई और डायरेक्टर होगा। जिन एक्टर नए लोगों के साथ काम कर रहा, हो सकता है ये मेरे से बड़े एक्टर बन जाए। तो रहना तो यही है, तो सब मिलजुल के रहो ना, एक परिवार है ये। तो परिवार समझ के मैं इंडस्ट्री में रहा, इसीलिए कभी ईगो या कभी इस तरह का घमंड या किसी को नीचा दिखाना या इस तरह की नखरेबाजी कभी करी नहीं। और यही कारण है कि मैं आज इतने सालों से आराम से काम कर विदाउट टेंशन काम कर रहा हूँ। नहीं तो और कछुए की चाल चल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप हर साल कई शॉर्ट फिल्में, वेब सीरीज, फिल्में ये करते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर ये वीडियो आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आज सनी कपूर जी के ज़रिए बहुत सारे अपकमिंग टैलेंट को कितना कुछ मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि ये वीडियो अपने आप में एक ट्रेनिंग ही है, क्योंकि सनी कपूर जी की जो बातें हैं, जो इनकी थॉट्स हैं, इस वीडियो के ज़रिए जो अपकमिंग टैलेंट को मिलने वाला है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच सर। और अंत में एक बात मेरी पर्सनल, अगर मुझसे कोई पूछता है कि सनी कपूर जी में सबसे बेस्ट क्या लगता है, तो वो है इनकी मुस्कुराहट। ये सर, ये जो आप मुस्कुराते हो ना सर, ये मैंने तभी कहा था कि भाई ये जो मुस्कुराहट सनी कपूर जी की है, जो लगता है कि बस एक बच्चा मुस्कुरा रहा है, और कहीं ना कहीं दिल से सनी कपूर जी एकदम बच्चे की तरह हैं।
और एक एक्टर की भावना को समझते हैं, एज ए राइटर डायरेक्टर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, Thank और you. शुभकामनाएं आपको, एंड थैंक यू वंस अगेन यहाँ पे आने के लिए और हम प्रोत्साहन करने के लिए, हमारे अपकमिंग टैलेंट्स को, हमारे टीम को प्रोत्साहित करने के लिए। और आप बहुतों के लिए इंस्पिरेशन है, और आगे हम ऐसे वीडियो साथ में बनाते रहेंगे, जरूर मिलते जरूर, रहेंगे, बिल्कुल। और बहुत जल्दी हम काफ़ी कुछ सरप्राइज भी लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच, गुड डे।